बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको सपनों के से दिन की कहानी प्रारंभ की थी, जिसमें मैंने आपको वहाँ तक की कथा बताई थी कि लेखक के ज़माने में पढ़ाई लिखाई का क्या महत्व है और किस तरह से वो अपना जीवन पढ़ाई लिखाई से लोग बच्चे कैसे भागते थे। उन्हें खेल कूद का जीवन पसंद था। वे नानी के यहाँ जाते थे तो कैसे समय व्यतीत हो जाता था और बच्चों को ये लगता था कि स्कूल में मार खा लेना अच्छा है लेकिन काम करना मुश्किल है। तो पढ़ाई लिखाई के प्रति एक अरुचि थी और ये अरुचि लेखक के मन में भी थी। तो क्योंकि लेखक को हमेशा हेडमास्टर की ओर से पुरानी किताबें मिल जाती थी, कभी रुचि उनके अंदर जगी ही नहीं। और जब उन्होंने बाल मनोविज्ञान बड़े होकर पढ़ा तब उन्हें ये सारी चीज़ें समझ में आई कि आखिर बच्चों के अंदर रुचि होती नहीं है तो क्या करना चाहिए। तो इस तरह से वे अपने पुराने समय को याद करते हैं और मैंने आपको कहानी को वहाँ तक पढ़ाया था जब दूसरे विश्व युद्ध का समय था और नाभा रियासत का जो राजा रहता है, अंग्रेज़ों ने 1930 में उसे गिरफ्तार कर लिया था। तमिलनाडु के कोडाई कनाल में ही जंग शुरू होने से पहले उसका देहांत हो गया। उस राजा का बेटा कहते थे कि विलायत में पढ़ रहा था और इसलिए देसी जो रियासत में भी अंग्रेज़ों की ही चलती थी। फिर भी राजा के न रहते अंग्रेज़ हमारी रियासत के गांवों से जबरन भर्ती नहीं करा पाया था। लोगों को फ़ौज में भर्ती करने के लिए वहां अफसर आते थे, साथ में कुछ ऐसे लोगों को लाते थे जो उन्हें प्रेरित करें, नाटक करें, नौटंकी करें, गाना गाएं और उन्हें बताएं कि फ़ौज में भर्ती होने से क्या फ़ायदे हैं। तो ये बातें मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था। तो मैं अब आपको ले चलती हूँ इस अंश पे जहाँ भर्ती हो जाने के बाद लेखक ने आगे क्या क्या चीज़ें देखी, कैसे महसूस किया, फौजी जवान क्या महसूस करते थे, इन सारी बातों को मैं आपको बताऊंगी। तो अब आप तैयार हो जाइए मेरे साथ आगे के अंश को पढ़ने के लिए। तो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि फ़ौज में भर्ती करने के लिए, नौजवानों की भर्ती के लिए बहुत तरह के जो क्रियाकलाप करके उन्हें समझाया जाता था कि फ़ौज में भर्ती होने से क्या क्या फ़ायदे हैं, तो भर्ती होना क्यों आवश्यक है, ये सारी चीज़ें उन्हें समझाई जाती थी। तो उसी क्रम को मैं आगे बढ़ाती हूँ और आपको बताती हूँ, ध्यान दीजिएगा ज़रा। तो कहा, मास्टर प्रीतम चंद को स्कूल के समय में कभी भी हमने मुस्कराते हंसते नहीं देखा था। अब लेखक याद करते हैं प्रीतम चंद को कि प्रीतम चंद चूँकि एक पीटी मास्टर थे तो उन्हें कभी भी, और वो बहुत ही अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे और जो उनका बाह्य स्वरूप था वो भी बहुत डरावना था। ठिगना कद, दुबला पतला शरीर, गठीला शरीर, माता के दागों से भरा हुआ चेहरा, आंखें बिल्कुल तेज, खाकी वर्दी, चमड़े के चौड़े पंजों वाले बूट पहने रहते थे और एक आकर्षक और भयभीत करने वाला जो स्वरूप था वो दिखाई पड़ता था। उनके बूटों की ऊंची एड़ियों के नीचे भी खुरियाँ मतलब लोहे के जो नाल की तरह होता लगे रहते थे, जैसे टांगे के घोड़ों के पैरों में लगी रहती है। अगले हिस्से में पंजों के ठीक नीचे जो कील ठुके होते थे, यदि वह सख्त जगह पर चलते तो खुरियों और कीलों के निशान बन जाया करते थे। तो इस तरीके से उनके बूट की जो ठक ठक की आवाज़ थी वो उसे भी देखकर बच्चे एकदम सहम जाते थे, डर जाते थे। भारी भरकम बूट पहनने के बावजूद उनके टखनों में कोई कड़ापन नहीं था, बहुत सीधे और कड़ेपन, अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे। तो ये स्वरूप लेखक को याद आता है। मास्टर प्रीतम चंद से हमारा डरना तो बिल्कुल स्वाभाविक था, परंतु हम उनसे नफरत भी करते थे। कारण तो उसका मारपीट था। हम सभी को, जो मेरी उम्र के थे यानी लेखक के उम्र के थे, वह दिन नहीं भूल पाया जिस दिन वह हमें चौथी श्रेणी के फारसी पढ़ाने लगे थे। तो अब लेखक याद कर रहे हैं कि
सारे बच्चे स्कूल के जो थे वो प्रीतम चंद से डरते थे। और कक्षा 4 में जब वो थे तो उसी समय पीटी मास्टर जो थे फारसी पढ़ाने लगे थे। हमें उर्दू का तो तीसरी श्रेणी तक अच्छा अभ्यास हो गया था, परंतु फारसी तो अंग्रेजी से भी मुश्किल लगती थी। अभी हमें पढ़ते 1 सप्ताह भी नहीं हुआ होगा कि प्रीतम चंद ने हमें एक एक शब्द रूप याद करने को कहा और आदेश दिया कि कल इसी घंटी में जबानी सुनेंगे। उस ज़माने की पढ़ाई ऐसी ही होती थी कि जो चीज़ कह दिया गया कल की तारीख में सुनेंगे तो सुनेंगे, अन्यथा उसके बदले में मार पड़ती थी, छड़ी से मार पड़ती थी। तो प्रीतम चंद भी ठीक ऐसे ही कहते थे और प्रीतम चंद की स्थिति को देख के बच्चे उनसे कांपते रहते थे। और हम सभी घर लौटकर रात देर तक उसी शब्द रूप को बार बार याद करते, लेखक बार बार याद करते, लेकिन वो शब्द रूप याद नहीं हुआ। दूसरे दिन सबको बारी बारी सुनाने की नौबत आई। जब सुनाने तो एक भी लड़का सुना ना पाया। तभी मास्टर जी गुर्राए और कान पकड़ो। फिर उन्होंने सज़ा देनी शुरू की और सभी बच्चों को डांटा और कहा कि कान पकड़ो। हमने भी झुककर टांगों के पीछे से कान पकड़े और वह गुस्से से चीखे, पीठ ऊंची करो। उस ज़माने में जब सज़ा दी जाती थी तो कान पकड़ करके, जो आजकल लोग कहते हैं मुर्गा बनना, तो मुर्गा बनना उसी तरह पीठ को झुका करके अंदर से टांगों के बीच से कान पकड़ने वाली थी, तो वैसे ही वो करते थे और पीठ ऊंची करा देते थे। इस तरह से वो घंटों घंटों बच्चों को खड़ा करते थे। पीठ ऊंची करके कान पकड़ने से 3-4 मिनट में ही टांगों में जलन होने लगती। मेरे जैसे कमज़ोर टांगों वाले और थकने के कारण कान पकड़े यूं ही गिर पड़ते थे। तो उन्होंने बताया उस समय जब बच्चे थक जाते थे तो गिर पड़ते थे। और उस दिन उन्होंने सज़ा दी ही थी कि तब तक हेडमास्टर साहब जो थे अपने दफ्तर से आ चुके। जब हमें सज़ा दी जा रही थी तभी उन्होंने प्रीतम चंद की सज़ा हम लोग उठा ही रहे थे कि तब तक हेडमास्टर साहब शर्मा जी निकल आते हैं। स्कूल की पूरब की ओर से बने सरकारी अस्पताल के में डॉक्टर कपलास से मिलने गए थे। वह दफ्तर के सामने की ओर चले आए। आते ही उन्होंने जो कुछ देखा वह सहन नहीं कर पाए। शायद यह पहला अवसर था कि प्रीतम चंद की उस बर्बरता को सहन न कर पाए। बहुत उत्तेजित हो गए जब उन्होंने देखा कि पीटी मास्टर प्रीतम चंद बच्चों को इस तरह से सज़ा दे रहा है, तो वो बहुत नाराज़ होते हैं कि ये कोई तरीका है और उन्हें बहुत जोर की डांट देते हैं। What are you doing? Is it the way to punish the students of 4th class? तो उन्होंने समझाया कि क्या भाई 4th क्लास के बच्चों को इस तरीके से पनिशमेंट दिया जाता है? स्टॉप इट। और वो उन्हें डांट के मना करते हैं कि इस तरह की हरकतें आप ना करें। हमें तब अंग्रेजी नहीं आती। तब लेखक कहता है कि जब उन्होंने अंग्रेजी में प्रीतम चंद को डांटा तो बच्चों को उतनी अंग्रेजी आती नहीं थी और वे बच्चे कुछ नहीं समझे, क्योंकि उस समय 5वीं श्रेणी से अंग्रेजी पढ़ाना शुरू किया जाता था। 5वीं 6ठी से बच्चे उस समय ABCD पढ़ते थे, तो उन्हें उतनी बातें समझ में नहीं आई। लेखक बताते हैं कि उनकी कक्षा में 7वीं 8वीं श्रेणी के लड़कों ने बताया था कि शर्मा जी ने कहा था क्या करते हैं आप, 4थी श्रेणी के बच्चों को सज़ा देने का ये ढंग है, फ़ौरन इसे बंद करो। तो जो उनसे कक्षा में ऊंची कक्षा के बच्चे थे उन्होंने, लेखक उस समय अपने बचपन की बातें आते हैं, तो 7वीं 8वीं कक्षा के जो विद्यार्थी थे उन्होंने बता दिया कि हेडमास्टर साहब ने पीटी मास्टर को ये कहकर डांटा है और डांट को समझाया। फिर प्रीतम चंद कई दिन तक स्कूल नहीं आए। उन्होंने बच्चों के आगे उन्हें डांट पड़ गई थी तो वो कई दिनों तक स्कूल नहीं आए। सभी मास्टरों की जुबान पे था। हेडमास्टर जी ने उन्हें मुअत्तल कर दिया। तो उन्हें मुअत्तल का मतलब निलंबित कर दिया, सस्पेंड करने के अर्थ में। तो वो आदेश लिखकर मंजूरी के लिए हमारी रियासत की राजधानी नाभा भेज दिया है। तो उन्होंने बच्चों को पनिशमेंट देने के कारण उन्हें नौकरी से निलंबित किया गया था। और वहाँ हरजी लाल नाम के महकमा तालीम के डायरेक्टर थे जिन्होंने ऐसे आदेश की मंजूरी आवश्यक थी, तो ऐसी आवश्यक मंजूरी उन्हें मिल गई और प्रीतम चंद जो थे बच्चों को पनिशमेंट देने के कारण निलंबित कर दिए गए थे। उस दिन के बाद ये पता होते हुए एक पीटी मास्टर को जब भी नाभा के डायरेक्टर बहाल नहीं करेंगे तब तक स्कूल में कदम नहीं रख सकते। अब निलंबित करने के बाद का आदेश होता है कि अगर उसे बहाल किया जाएगा तभी वो विद्यालय में कदम, यानी कि वो सारी चीज़ें, उनकी सज़ा माफ़ कर दी जाए और उन्हें पुनः स्कूल जाने का आदेश दे दिया जाए, तभी वो जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं हुआ।
जब भी फारसी की घंटी बजती तो हमारी छाती धक धक करती। और फारसी चूँकि पीटी मास्टर साहब पढ़ाते थे तो बच्चे घंटी बजते ही डरने लगते थे। परंतु जब तक शर्मा जी स्वयं या मास्टर नौहरिया राम जी कमरे में फारसी पढ़ाने न आते, हमारे चेहरे मुरझाए रहते, तो उन्हें डर लगता था कि अब आगे क्या होगा। फिर कई सप्ताह तक पीटी मास्टर स्कूल नहीं गए। पता चला कि बाजार में एक दुकान के ऊपर उन्होंने छोटी सी खिड़कियों वाला चौबारा किराए पर ले रखा है, वहीं आराम से रह रहे हैं। 7वीं 8वीं के विद्यार्थियों ने लेखक को बताया था कि उन्हें मुअत्तल होने की रत्ती भर भी चिंता नहीं है। बच्चे उनसे मिलने गए और मिलने पर उन्होंने कहा कि मुझे कोई चिंता नहीं है, मैंने तो अपना काम किया था, तो उन्हें कोई चिंता नहीं है। पहले की तरह ही आराम से पिंजरे में रखे 2 तोतों को दिन में कई बार भिगोकर बादाम की गिरियाँ छीलकर खिलाते और उनसे बातें करते। तो उनकी जो दिनचर्या थी पीटी मास्टर की, वो बदल गई थी। वो घर में रहकर तोते को बादाम खिलाते और वहीं रहते। उनके वे तोते हमने भी कई बार देखे। तो लेखक कहते हैं कि हम लोग भी बाज़ार में जब निकलते थे तो उनके तोतों को देखे थे। पीटी मास्टर साहब की ये सज़ा बच्चों तक पहुंच गई थी, बच्चों को पता चल गई थी। फिर हम उन बड़े लड़कों के साथ उनके चौबारे गए। हम मतलब लेखक उनके वहाँ मिलने गए। जो लड़के पीटी मास्टर साहब के आदेश पर उनके घर का काम करने जाया करते थे, वे बड़े दुखी थे पीटी मास्टर साहब के न होने पर। परंतु हमारे लिए चमत्कार ही था कि जो प्रीतम चंद बिल्ला मार मार कर हमारी चमड़ी तक उधेड़ देते, वो अपने तोतों से मीठी मीठी बातें कैसे कर लेते हैं। क्या तोतों को इनकी दहकती भूरी आंखों से भय नहीं लगता? अब बच्चों का बचपना, उन्हें ये लगता था प्रीतम चंद जैसा जो पीटी मास्टर था, इतना कठोर व्यक्तित्व का व्यक्ति, इतना डरावना, और तोते जब मीठी मीठी बोली बोलते हैं तो कैसे वो मीठे स्वर में उनकी बात का जवाब देता है। तो बच्चों को थोड़ा उनके व्यक्तित्व से अलग लगा। तो इस तरीके से लेखक ने जो कहानी अपने सपनों के से दिन, वो पुराने समय की बातों को जो याद किया है और पढ़ाई लिखाई को लेकर वो जो महसूस करते थे, प्रीतम चंद को लेकर जो चीज़ें वो सोचते थे, वो सारी चीज़ें उन्हें इस कहानी में समेटने की कोशिश की है। तो उन्होंने कहा हमारी समझ में ऐसी बातें तब नहीं आ पाती थी, बस एक तरफ इन्हें अलौकिक ही मानते थे। उन्हें ये लगता था कि ये बहुत आश्चर्यजनक चीज़ है। तो इस तरह से लेखक जो थे, वे लेखक इस कहानी में अपने बचपन से लेकर बड़े होने तक के दिन की बात को याद करते हैं और उन्हीं दिन को ये कहते हैं कि सपनों के से दिन। वे दिन जो थे सपनों के समान महसूस होते थे। अब मैं आपको लेके आती हूँ बोध प्रश्नों पर और एक एक करके आपको समझाती हूँ। पहला प्रश्न है, कोई भी भाषा आपसी व्यवहार में बाधा नहीं बनती, पाठ के किस अंश से यह सिद्ध होता है? तो मैं आपको इसको समझा दूं कि कोई भी भाषा आपसी व्यवहार में बाधा नहीं बनती। यह पाठ के में जो बताया गया है कि हमारे आधे से अधिक साथी राजस्थान, हरियाणा और अलग अलग जगहों से आए थे, जिनकी भाषा, बोली, परिवार, उनका रहन सहन अलग अलग था। बोली उनकी कम समझ में आती थी, कुछ शब्द सुनते थे तो बच्चों को हंसी आती थी, परंतु जब खेलने की बात आती थी तो सब एक दूसरे की भाषा समझ लेते थे और आपस में मिलजुल कर खेलते थे। तो उन्हें लगता है कोई भी भाषा आपसी व्यवहार में बाधा नहीं बनती, यानी अगर हमें व्यवहार रखना है तो कोई भी भाषा जो है वो आड़े हाथों हमें दिक्कत नहीं पहुंचाती। अगला प्रश्न है, पीटी साहब की शाबाश फौज के तमगों सी क्यों लगती थी? स्पष्ट कीजिए। तो पीटी साहब चूँकि बहुत कठोर व्यक्तित्व के व्यक्ति थे, स्वभाव से बहुत कठोर थे, तो इसका उत्तर ऐसे ही लिखिए कि पीटी साहब अत्यंत कठोर स्वभाव वाले व्यक्ति थे, जो बात बात पे बच्चों को डांटा करते थे। प्रार्थना सभा में जब बच्चे इधर उधर थोड़ा सा भी हिल जाते तो उनको टूट पड़ते, खूब पिटाई करते। स्काउटिंग का अभ्यास करते तो उनके एक गरज, एक सीटी की आवाज़ पर बच्चे बिल्कुल भयभीत होकर दाएं बाएं उनके बोलने के अनुसार चलते थे। और जब वो कभी इस तरह से शाबाश कह देते तो उन्हें ये लगता था उनकी ये शाबाश जो है बहुत उत्साहवर्धक है, और उनके द्वारा दी गई शाबाशी जो थी फौज में पाए हुए तमाम तमगों से भी ज़्यादा अच्छी लगती थी बच्चों को। तो क्योंकि वो इतने कठोर थे और अगर उसके बाद वो शाबाशी देते थे
तो बच्चों को बड़ी खुशी मिलती थी। अब मैं आपको लेके आती हूँ तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है, नई श्रेणी में जाने और कई नई कॉपियों और पुरानी किताबों से आती विशेष गंध से लेखक का बाल मन क्यों उदास हो जाता था। अब आपको बता दूं इसका उत्तर कि नई श्रेणी में जाने पर प्रायः बच्चों के मन में एक नया उल्लास, उत्साह, लगन होती है कि अब उन्हें नई किताबें मिलेंगी, नया पाठ्यक्रम होगा, किताबों को खूब सुंदर ढंग से सजाएंगे। लेकिन जब बच्चों को पुरानी कॉपियाँ, पुरानी किताबों से पढ़ना होता है तो उनका मन उदास हो जाता था। लेखक को भी हमेशा हेडमास्टर द्वारा पुरानी कॉपी किताबें मिल जाती थी पढ़ने के लिए, तो उनके अंदर कोई उत्साह नहीं जगता था, वे उदास हो जाते थे और अगली कक्षा में उन्हें लगता था कि पढ़ाई और कठिन हो जाएगी, उनका मन भयभीत हो जाता था। नए अध्यापक जो होंगे वे उन्हें पीटेंगे, मारेंगे, उनके बताए अनुसार वो खरे नहीं उतर पाएंगे। ये सारा भय उन्हें जो था, एक अजीब सा भय उनके अंदर समा जाता था और इसी कारण लेखक का जो बाल मन था वो उदास हो जाता था। चौथा प्रश्न इसका है, स्काउट परेड करते समय लेखक अपने को महत्वपूर्ण आदमी, फौजी जवान क्यों समझने लगता था। अब इसका उत्तर इस प्रकार लिखिए कि स्काउट परेड करते समय लेखक अपने आप को बहुत महत्वपूर्ण आदमी यानी फौजी जवान समझने लगता था, क्योंकि परेड करते समय वह स्काउट की पूरी वर्दी पहने रहता, गले में रंगीन रुमाल होती, झंडियाँ लिए रहते, परेड करते और लेफ़्ट राइट बोलने पर वो जोश आ जाता। वेशभूषा में फौजी जवान सी अनुभूति होती, क्योंकि मास्टर साहब के 1 2 3 और लेफ़्ट राइट अबाउट टर्न कहने पर उनके अंदर वो जोश दुगना चौगुना हो जाता और वो स्वयं को फौजी जवान समझने लगते। अब मैं आपको लाती हूँ पांचवें प्रश्न पर। पांचवा प्रश्न है, हेडमास्टर शर्मा जी ने पीटी साहब को क्यों मुअत्तल कर दिया। तो अब पांचवें प्रश्न में था, हेडमास्टर साहब ने पीटी साहब को क्यों मुअत्तल किया था। तो आपको मैं याद दिला दूँ, अभी अभी मैंने आपको उसको पढ़ाया है कि एक दिन की बात है कि पीटी साहब कक्षा 4 के बच्चों को फारसी पढ़ाते थे, तो वे कह के गए थे कि दूसरे दिन सुनेंगे फारसी के जो शब्द रूप हैं, लेकिन बच्चे तैयार करके नहीं आते। उसके बदले में वो बच्चों को दंडित करते हैं, कान पकड़वाते हैं, पीठ ऊंची करने को कहते हैं। और अभी ये सब वो कर ही रहे थे कि हेडमास्टर साहब उधर से गुजरते हैं और उन्होंने बच्चों को इतनी बर्बरतापूर्वक दंड देकर, क्रूरतापूर्वक पीटे जाने को जब वो देखते हैं तो बहुत नाराज़ होते हैं और पीटी साहब को वो डांटते हैं कि क्या कक्षा 4 के बच्चों को इस तरह से सज़ा देना, मुर्गा बनाना, इस तरह के सज़ा देना उचित है, ये काम तुम्हारे लिए उचित नहीं है। और उन्हें डांटते हैं, समझाते हैं, रोकते हैं और उन्हें निलंबित कर देते हैं। और इस तरह से वे उन्हें मुअत्तल करके निलंबित कर देते हैं और मास्टर साहब जो रहते हैं अपने घर में ही अकेले पड़े रहते हैं, अगले आदेश के इंतज़ार में कि आदेश मिलेगा तभी वो विद्यालय जा सकते थे। तो बच्चों को सज़ा देने के कारण हेडमास्टर साहब ने उन्हें निलंबित कर दिया था। अब मैं आपको छठे प्रश्न पर लाती हूँ। छठा प्रश्न है, लेखक के अनुसार उन्हें स्कूल खुशी से भागे जाने की जगह न लगने पर भी कब और क्यों उन्हें स्कूल जाना अच्छा लगने लगा। यानी कि लेखक को हमेशा ये लगता था कि स्कूल कोई बहुत अच्छी जगह नहीं है, भागकर जाने वाली जगह नहीं है। तो लेखक को उस समय अध्यापकों की क्रूर ढंग से की जाने वाली पिटाई, रोज़ाना पाठ को याद करना, रोज़ दिए गए कामों को करना, छुट्टियां कम लगने लगे, हर दिन काम की चिंता और इस तरीके से एक एक दिन छुट्टियों के निकल जाएं, तो लेखक को लगता था मार खा लेना अच्छा है। और पीटी मास्टर साहब के द्वारा कराए गए पीटी के अभ्यास से बच्चे खुश होते थे। तो पढ़ाई के नाम पर बच्चे स्कूल जाने के नाम से कतराते थे, लेकिन जब कभी पीटी मास्टर साहब की जो अभ्यास की कक्षा होती तो उस समय बच्चे बड़े खुश होते और पीटी मास्टर साहब की 1 2 3 कहने पे झंडियाँ ऊपर नीचे करके करना,
दाएं बाएं, लेफ्ट राइट, अबाउट टर्न आदि उन्हें बहुत अच्छा लगता और गले में रंगीन रुमाल लटकाए वे परेड करते। पीटी साहब द्वारा जब उन्हें शाबाशी दी जाती तो उन्हें लगता कि आज का दिन अच्छा बीता है और इस कारण से वो कभी कभी स्कूल जाने को उतना बुरा नहीं समझते थे, तो उन्हें स्कूल जाना भी अच्छा लगने लगता था। 7वां प्रश्न है, लेखक अपने छात्र जीवन में स्कूल से छुट्टियों में मिले काम को पूरा करने के लिए क्या क्या योजनाएं बनाया करता था और उसे पूरा न कर पाने की स्थिति में किसकी भांति बहादुर बनने की कल्पना किया करता था। अब जो उन्हें होमवर्क मिलता था गृह कार्य, उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो लेखक के छात्र जीवन में गर्मी की छुट्टियां 1.5-2 महीने की होती थी और उसके आरंभ में 2-3 हफ्तों तक तो खेल कूद मस्ती, साथियों के साथ मौज मस्ती करना, नानी के घर जाना, गंदे पानी में कूदना, नहाना, ये सब कार्य चलता रहता था। फिर छुट्टियां थोड़ी बची रहती तो लेखक को अध्यापक द्वारा दिए गए 200 सवाल याद आने लगते। फिर सोचता कि चलो कोई बात नहीं है, 10 सवाल हल करने पर 20 दिन में पूरे हो जाएंगे। एक दिन 2 दिन ऐसे गिनते गिनते उसे लगता कि चलो सवाल बढ़ा लेंगे, 15 करने लगेंगे, तब तो पूरे हो जाएंगे और छुट्टियों के दिन एक एक करके खत्म होने लगते। अंत में लेखक को ये लगता कि काम करने से तो बहुत अच्छा है कि पिटाई खा लेंगे और मास्टरों की पिटाई को सस्ता सौदा समझकर बहादुरी से पिटना स्वीकार कर लेते, लेकिन काम करना मंजूर न होता। तो उन्हें ऐसा ही लगता कि मार खा लेना भला है, लेकिन छुट्टियों के दौर में पढ़ाई करना कठिन है। जो उस समय की सोच थी वो ऐसी ही थी। बच्चे खेलने कूदने में, बाग बगीचों में समय व्यतीत कर देते थे और बिना फिर गृह कार्य किए स्कूल पहुंचते थे तो पिटाई होती थी। तो लेखक को भी वही दिन याद आते हैं। अब मैं बढ़ती हूँ प्रश्न संख्या 8 की तरफ। पाठ में वर्णित घटनाओं के आधार पर पीटी सर की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। अब आपको इनका चरित्र चित्रण लिखना है। तो चरित्र चित्रण में आप इनको पॉइंट में कर लीजिए, बिंदु दे दीजिए उनके व्यक्तित्व को कि बहुत कठोर स्वभाव के व्यक्ति थे और कठोर स्वभाव में आप दिखाइए कि कभी हंसते मुस्कराते नहीं थे। पाठ से जोड़ के ही लिखेंगे तभी वो सही माना जाएगा। तो आप पॉइंट डाल दीजिए कि अत्यंत कठोर स्वभाव के। दूसरा डाल दीजिए अनुशासन प्रिय। तीसरा डाल दीजिए बाल मनोविज्ञान से अनभिज्ञ थे, जानते नहीं थे। और चौथा डाल दीजिए स्वाभिमानी, अनुशासन प्रिय, नियम के पक्के। इस तरह से आप 4-5 उनको पॉइंट बना लीजिए। फिर सबके बारे में 2-2 लाइन लिखिए। अब आप लिखिए अत्यंत कठोर स्वभाव के, तो आप बताइए कि कभी हंसते मुस्कराते नहीं थे, प्रार्थना सभा में इतने कठोर बने रहते थे कि उनकी सूरत देखकर बच्चों को डर लगता था। अनुशासन प्रिय में दे दीजिए कि वो बच्चों की अनुशासनहीनता को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते थे। प्रार्थना सभा में अगर कोई भी व्यक्ति लाइन से इधर उधर हिलते या पिंडियाँ खुजलाते मिल जाए तो वो उसकी पिटाई कर देते थे। बाल मनोविज्ञान को बिल्कुल नहीं समझते थे। वे जानते थे बच्चों को पीट के ही सीधा किया जाता है, इसलिए 4ठी कक्षा के बच्चों को भी वो मानसिक स्तर को न समझते हुए उन्हें कड़ी सजा देते थे। स्वाभिमानी थे। स्वाभिमानी इसलिए थे कि जब उन्हें मुअत्तल कर दिया गया तो वो एक बार भी अपनी विनती और प्रार्थना लेके हेडमास्टर के पास नहीं जाते हैं। वो सोचते हैं कि उनसे कोई गलती नहीं हुई है, जब उन्हें बुलाया जाएगा तभी वो जाएंगे। तो इस तरीके से मास्टर साहब के चरित्र की कुछ जो विशेषताएं थी वो मैंने आपको बताई, इसी को आप लिखेंगे। 9वां प्रश्न है, विद्यार्थियों को अनुशासन में रखने के लिए पाठ में अपनाई गई युक्तियों और वर्तमान में स्वीकृत मान्यताओं के संबंध में अपने विचार व्यक्त कीजिए। कि पाठ में तो युक्तियां बताई गई हैं मार पीट, तो आज के दौर में तो ये सारी चीज़ें उचित नहीं हैं। बच्चों को अनुशासन में रखने के लिए पाठ में कठोर पिटाई, शारीरिक यातना सब कुछ दिखाई गई। उस जमाने में ऐसा ही होता था कि मास्टर मारते थे, डंडे से पीटते थे, मुर्गा बनाते थे। लेकिन आज के दौर में वर्तमान काल में शारीरिक दंड पे पूर्णतः रोक लग गई है कि बच्चों को आप किसी भी तरीके से शारीरिक दंड नहीं दे सकते। तो बच्चों को तो ये बिल्कुल ही उचित लगता है और मेरी समझ से भी ये बिल्कुल उचित है। अनुशासन शारीरिक दंड से नहीं लाया जा सकता, उन्हें प्रेम पूर्वक समझाया जा सकता है।
बच्चों को स्नेह, पुरस्कार, प्रशंसा, आज उनका मनोविज्ञान बिल्कुल अलग है। उस आधार पर उनको समझकर उन्हें प्रेम, प्रशंसा, तारीफ कर, पुचकार कर उन्हें सही रास्ते पर लाने का प्रयास करना चाहिए, जो आज के दौर के लिए आवश्यक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें पुराने समय और नए समय की जो चीज़ें हैं उसको लिखना होगा। फिर 10वां प्रश्न है, बचपन की यादें मन को गुदगुदाने वाली होती हैं, विशेषकर स्कूली दिनों की। आपने अपने अब तक के स्कूली जीवन में खट्टी मीठी यादों को लिखिए। अब ये प्रश्न तो आप स्वयं लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपके बचपन की चीज़ें। आपने कभी विद्यालय के दौरान कक्षा 10 में आप हैं और कक्षा 10 से पूर्व के समय जब कभी आपको कोई ऐसी अनुभूति हुई हो, उस अनुभूति को आप यहाँ लिखिए। तो ये आप स्वयं कर लीजिए, क्योंकि ये आपकी स्कूली दिनों की जो अनुभूतियाँ हैं उसे आपको लिखना है। तो ये आपको अच्छी तरह समझ में आता है। आप अपने जीवन की किसी घटना को इसमें लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 11 जो है वो, प्रायः अभिभावक बच्चों को खेल कूद में ज़्यादा रुचि लेने पर रोकते हैं और समय बर्बाद न करने की नसीहत देते हैं। बताइए, खेल आपके जीवन के लिए क्यों ज़रूरी है? तो बच्चों, आप ये जान लीजिए, स्वस्थ रहने के लिए खेल जीवन में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खेल से शारीरिक और मानसिक दोनों विकास होता है। स्वस्थ रहते हैं और स्वस्थ मन रहेगा तभी आपका मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा, आपको अच्छा सीखने को मिलेगा, अच्छा पढ़ने को मिलेगा और हर काम में आपका मन लगेगा। तो खेल जो होता है हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। इससे हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, पारस्परिक सहयोग, मैत्री, प्रगाढ़ता, समाज में सबको समान देखना, मिल के काम करना। तो ये सारी चीज़ें इसी के माध्यम से आती। खेल से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और शरीर भी स्वस्थ रहता है। तो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन होता है। मन स्वस्थ रहेगा तभी आपकी पढ़ाई भी अच्छी होगी। तो खेल आपके जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। दूसरा इसका हिस्सा है, आप कौन से ऐसे नियम कायदों को अपनाएंगे जिससे अभिभावक को आपके खेल पर आपत्ति न हो। हाँ, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप कुछ नियम और कायदे को लेकर खेल को अपने जीवन में अपनाएंगे तो कभी भी आपके अभिभावक इस चीज़ के लिए आपको मना नहीं करेंगे। तो यहाँ पर यही सारी चीज़ें पूछा गया है। तो आप कुछ नियम बनाइए कि हम अगर 24 घंटे में से कोई 1 घंटा ऐसा शाम का बनाइए जिसमें हम खेलेंगे और बाकी समय में घर के काम, पढ़ाई लिखाई ये सब करेंगे। तो अगर आप ऐसे करेंगे तो कभी भी आपके अभिभावक आपको खेल से रोक नहीं सकते। तो खेल कूद और पढ़ाई में एक संतुलन बनाइए, नियम बनाइए और नियम से या तो आप सुबह उठ करके दौड़, खेल कूद 1 आधे घंटे की करके फिर दिन भर आप अपनी पढ़ाई करिए और शाम के वक्त फिर आधा घंटा आप कहीं टहलना घूमना कर सकते हैं। और पढ़ाई को कभी नज़रअंदाज करने लगेंगे खेल को लेके, तब वो आपके लिए हानिकारक हो जाएगी। तो आप अपना गृह कार्य, कक्षा कार्य समय से करिए, नियम से करिए, समय पे दिया गया काम समय पे पूरा करेंगे तो कभी भी किसी अभिभावक को खेल से आपत्ति नहीं हो सकती। कार्य चाहे जितना स्कूल का मिले उसको प्राथमिकता दीजिए। आप अपने स्कूल के काम को समय से पूरा करके अपनी पढ़ाई को दोहरा के ही खेल के काम में लगिए, तो आपका ज्ञान भी बढ़ेगा और शरीर भी स्वस्थ रहेगा। शारीरिक स्वस्थता आवश्यक है तो खेलना आवश्यक है, लेकिन पढ़ाई को नज़रअंदाज करके अगर आप करेंगे तो ये उचित नहीं है। तो अगर आप अपने अभिभावकों को खुश करेंगे अपनी पढ़ाई से तो कभी भी किसी अभिभावक को बच्चे के खेल कूद पर बुरा नहीं लग सकता। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी सारी बातें समझ में आई होंगी। मैंने आपको 1 से 11 तक के प्रश्नों को समझाया। अब इन प्रश्नों को आप अपनी कॉपी पर लिखिए। फिर हम मिलते हैं एक नए पाठ और एक नए वीडियो में। पुनः मैं आपसे मिलूँगी।